नहीं दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोजन हम सब जो जानते हैं कि दो विधि होते हैं संयोजन के। एक होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे होते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। तो दोस्तों, ये दोनों समूहन में से आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं। तो समतुल्य मतलब सभी प्रतिरोधों का जो एक प्रतिरोध होता है, सभी प्रतिरोधों के बदले में अगर एक प्रतिरोध लिया जाए और सभी प्रतिरोधों के बदले में अगर सबका मान एक में ही दिखा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध। उसी के लिए हम सब दोस्तों पढ़ने वाले हैं व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। और व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे तो दोस्तों हम सब यह देखते हैं। इस प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है ना दोस्तों व्यंजक प्राप्त करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो दोस्तों हम सब पहले जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसको हम सब जान लेते हैं पहले, तो उसके बाद फिर आगे इसको बनाने की शुरू करेंगे इसको। तो दोस्तों, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन का जो परिभाषा होता है, जो इसका डिफिनेशन होता है, तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन या संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से अगर जुड़ा हुआ हो और यह क्रम आगे भी दोहराती रहे, चलती रहे, तो ऐसे ही समूहन को, संयोजन को, जुड़ाव को ये दोस्तों क्या कहते हैं हम सब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसको परिभाषा के अनुसार दोस्तों क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों यह क्या है, पहला प्रतिरोध अगर हम इसको बोलते हैं तो यह पहला प्रतिरोध अगर है यह R1 है, इसमें अगर दो सिरा है उसमें से प्रतिरोधों के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, जैसे मतलब कि दूसरा प्रतिरोध है, अगर यह R2 प्रतिरोध है, इसका पहला छोर, जैसे तो परिभाषा में अभी क्या बोले दोस्तों कि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर मतलब दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से अगर जुड़ा हुआ हो, जैसे कि तीसरा प्रतिरोध तो क्या है, तीसरा प्रतिरोध R3 है, इसका पहला छोर दूसरा प्रतिरोध के दूसरे छोर से अगर जुड़ा हुआ हो, इसी प्रकार से अगर यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहे तो इससे ही समूहन को, जुड़ाव को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर यह R1 है, R2 है और R3 है, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है दोस्तों, अगर इसके बदले में अगर समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, जैसे यह R होगा तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, सभी प्रतिरोधों का योग, मतलब सभी प्रतिरोध अगर जोड़ देते हैं तो वही योग जो होता है वह समतुल्य प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे भी जोड़ते रहेंगे तो यह मेरा समतुल्य प्रतिरोध का क्या हो दोस्तों, यह व्यंजक हो जाएगा। इसी को आज हम सब क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो इस दोस्तों देखते हैं, इसको मिटा करके आगे फिगर बनाते हैं। प्रतिरोधों के बदले में एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक जो प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों इसको एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें जैसे अभी पढ़े थे कि मतलब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यह पहला प्रतिरोध है, यह पहला प्रतिरोध, इसको हम दोस्तों क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R1। और इसी प्रकार से अब इसका दूसरा प्रतिरोध जो एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, जैसे यह है R2, यह प्रतिरोध है R2 और इसका तीसरा प्रतिरोध दोस्तों क्या है, इसका तीसरा प्रतिरोध R3 मान लेते हैं इसको, और यह तीसरा प्रतिरोध R3 है। और यह तीनों प्रतिरोध का सिरा, इसके पहले सिरे को A, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D बोल देते हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रतिरोध, इसी प्रकार हम चाहें तो और भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तीन प्रतिरोध को लेकर ही व्यंजक प्राप्त करना होता है। कभी कभी दो प्रतिरोध को जोड़ करके व्यंजक प्राप्त करना होता है, कभी कभी तीन, अधिकांश तीन ही पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या दोस्तों क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये सभी प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में सजा दिए। और दोस्तों इस सभी प्रतिरोधों के बीच में जो विभवांतर होती है, सिरों के बीच के अंतर जो विभव होते हैं उसे विभवांतर कहते हैं। तो हम जानते हैं, मतलब मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध जो R1 है, इसके बीच में विभवांतर V1 है। और इसी प्रकार से दूसरा जो होता है इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V2, इसमें पर विभवांतर है। और तीसरा प्रतिरोध जो है दोस्तों इसको बोल देते हैं V3। तो यह विभवांतर मान लिए कि पहला प्रतिरोध जो उसका V1 विभवांतर है और दूसरा प्रतिरोध V2 और तीसरा प्रतिरोध दोस्तों क्या है, V3 है। तो यहाँ पे सभी प्रतिरोधों को एक चालक तार के माध्यम से, एक चालक तार मतलब परिपथ में इसको जोड़ देते हैं। और परिपथ में जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें धारा प्रवाहित तो होगी, तो धारा प्रवाहित इसमें दोस्तों क्या करते हैं, I। तो धारा प्रवाहित दोस्तों कब होगी, जब इसको क्या सेल से या बैटरी से जोड़ेंगे। तो सेल से बैटरी से जोड़ने के लिए इसमें दोस्तों क्या करते हैं, एक सेलों का समूह मतलब बैटरी लगा देते हैं। तो हम सेलों के समूह मतलब बैटरी को इसमें क्या किए, जोड़ दिए, जो कि V वोल्ट वाला एक बैटरी है दोस्तों, इसमें बैटरी है, यह
सेलों के समूह को दोस्तों हम सब बोलते हैं बैटरी, जो कि V वोल्ट वाला है। इसमें इसको धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें कुंजी लगा देते दोस्तों। कुंजी मतलब जैसे कि यह हो गया, के से कुंजी दिखा देते हैं, जो कि जिसको स्विच बोलते हैं। इसको यहाँ पे आगे जोड़ देते हैं और यह इसके साथ दोस्तों क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पे यह धारा इधर से जा करके उधर आगे निकल रही है और यहाँ पे प्रवेश कर रही है। दोस्तों यहाँ पे इतना सा फिगर देख लीजिए। अब फिगर को ही क्या दोस्तों क्या करते हैं हम सब यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखने के दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं जो फिगर में दिख रहा है यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें V वोल्ट वाला बैटरी है। इसमें V1, V2 और V3 तीन विभवांतर तीनों प्रतिरोध का। इसमें के कुंजी स्विच है, जिसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करने दबाना पड़ता है। और यह फिगर डायग्राम तैयार हो गया। अब इसी के माध्यम से लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं। और जब इसमें व्यंजक प्रयोग है इसमें लिखना पड़ता है निगमन। अगर नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे निगमन हम सब के दोस्तों क्या कर लेते हैं, निगमन। तो निगमन लिख करके आगे इसको लिखने प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो निगमन लिखें या नहीं लिखें उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम सब, इसमें निगमन लिख करके देखते हैं क्या क्या है। तो मान लेते हैं कि हम वहाँ R1, R2 और R3 जो फिगर में या डायग्राम में दिखाए हैं, या R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, जिसमें V1, V2, V3 क्या है, विभवांतर विभव प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, माना कि R1, R2 और R3, माना कि R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें एक समान धारा I, एक समान धारा तो क्या बन रही है, I, एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ दोस्तों यहाँ देखते हैं कि R1, R2 और R3 के पास विभवांतर क्या दोस्तों, V1, V2 और V3। दोस्तों यही लिखेंगे, यदि प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 के पास विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 हो। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि ओम के नियम, दोस्तों ओम के नियम से दोस्तों हम सब पहले से जान चुके हैं कि ओम के नियम क्या दोस्तों क्या होता है, V बराबर I इंटू R होते हैं। तो V बराबर I इंटू R होते हैं। तो V बराबर I इंटू R होते हैं। तो यह ओम साहब ने दिया था, V बराबर I इंटू R, जहाँ की R जो है प्रतिरोध है, I है विद्युत धारा है, और B है विभवांतर है, वोल्ट जो V वोल्ट वाली बैटरी से विभवांतर प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं V बराबर I इंटू R है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। किसके लिए, जितने भी प्रतिरोध दिए गए सब के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे V बराबर I इंटू R जो है, तो दोस्तों यहाँ पे यह ओम के नियम से है। तो अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यह R जो है, यहाँ पे तीन प्रतिरोध है। तो हम देखते हैं पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना है, और पहला प्रतिरोध किन दो बिंदुओं के बीच में है। तो दो बिंदु है, दो सिरा A और B है। तो हम देखते हैं दोस्तों दोनों सिरा के बीच में कितना विभवांतर है। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये दोनों बिंदु जो है A और B, ये दोनों बिंदुओं के बीच ये प्रतिरोध जो दो सिरा A और B का दो सिरा प्रतिरोध का, ये दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, V1। ये R2 के लिए विभवांतर V2 मतलब B और C सिरा, इसके लिए विभवांतर कितना V2, और C और D R3 प्रतिरोध जो है इसके विभवांतर क्या है, V3 है। तो यही हम सब देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों बिंदु, कौन कौन से बिंदु, पहला प्रतिरोध के लिए A और B सिरा जो है, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु A और B के बीच का विभवांतर अगर देखते हैं दोस्तों, तो A और B के बीच का विभवांतर तो क्या है, तो V1 है। जैसे कि यहाँ पे ओम का नियम पढ़े V बराबर I इंटू R, तो यह V के जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, V1 यार, क्योंकि A और B के बीच का विभवांतर V है, V1। तो यहाँ पे A और B के बीच का विभवांतर V1 होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, I, और I क्या है, सभी प्रतिरोध में एक समान धारा, देखें जिसमें एक समान धारा I, मतलब सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं, तो I तो समान रहेगा, लेकिन प्रतिरोध के क्या लिखेंगे, R1, प्रतिरोध के क्या दोस्तों लिखेंगे, R1। तो यह हो गया दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब दोस्तों देखते हैं कि दो बिंदु और है प्रतिरोध R2 के लिए, दो सिरा कौन, B और C। तो हम बिंदु B और C के बीच का विभवांतर देख लेते हैं। दोस्तों क्या होगा, बिंदु B और C के बीच का विभवांतर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ए B और C के बीच का विभवांतर दोस्तों क्या हो जाएंगे, V2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे V के जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे, V2 बराबर I इंटू
आर के जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आर के जगह पे दोस्तों लिखेंगे R2, तो यहाँ पे R2 हो गया दोस्तों, यहाँ R2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ तीसरा प्रतिरोध R3 है, जो कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V3 दिखा रहा है, C और D, तो C और D के बीच का विभवांतर दोस्तों क्या है, V3 है, तो यही हम देखते हैं V3। अब देखते हैं, तो बिंदु C और D के बीच का विभवांतर दोस्तों क्या हो जाएंगे, C और D के बीच का विभवांतर दोस्तों क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे V3 बराबर, पर धारा तो I रहेगा और R के जगह पे क्या दोस्तों लिखेंगे, R। अब देखते हैं दोस्तों समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर हम जोड़ते हैं आपस में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर समीकरण तीनों को आपस में जोड़ दिए, तो समीकरण 1 दोस्तों क्या है, V1 और समीकरण 2 का LHS दोस्तों क्या हो जाएंगे, V2 प्लस इसका दोस्तों क्या हो जाएंगे, V3। तो सब तीनों समीकरण का LHS आपस में जोड़ दिए, तो तीनों समीकरण का RHS भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो समीकरण 1 का RHS दोस्तों क्या आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। दोस्तों यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस में V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कॉमन कुछ आ रही है, I और I तीनों में, इसका मतलब I दोस्तों क्या हो जाएगा, पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों अंदर में मतलब ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या बचेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेंगे R1 प्लस में दोस्तों R2 प्लस में R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1, 2, 3 मान लिए थे, समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों जो विभवांतर V1, V2, V3, ये तीनों विभवांतर सभी प्रतिरोधों में जो जितने विभवांतर जो भी आ रहे हैं, विभवांतर आ रहे हैं, उस सब कहाँ से आ रहे हैं, V वोल्ट वाले बैटरी से आ रहे हैं। तो बताइए इस V1, V2 प्लस V3 के जगह पे अगर तीनों को मिला दिया जाए तो सभी का मान किसके बराबर है दोस्तों, V के जगह, मतलब V वोल्ट वाला बैटरी है, तो यहाँ पे सभी के योगफल के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको दोस्तों क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिए। यदि अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पे अगर हम V रखें, क्योंकि यही V वोल्ट वाले बैटरी से सभी विभवांतर प्रभावित हो रहे हैं, ये धारा प्रभावित हो रहे हैं, तो विभवांतर क्या, V1 V2 प्लस V3 यही लिखेंगे। यदि बैटरी का कुल विभवांतर V हो तो दोस्तों क्या देखते हैं यहाँ पे, V बराबर दोस्तों हो जाएंगे क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको दोस्तों हम क्या मान लेते, समीकरण 5 मान लेते हैं, क्योंकि 4 माना गया था। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख के देखते हैं, तो ये दोस्तों लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में दोस्तों क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। जैसे कि यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे V है, उसी प्रकार V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे इसके क्या रखते हैं, V रख देते हैं। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे V हम रख सकते हैं। तो V बराबर दोस्तों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, I इंटू R प्लस R2 प्लस R3, V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको दोस्तों यहाँ पे इतना रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, यदि अगर ये 3 प्रतिरोध इस फिगर में, यानी इस जगह पे 3 प्रतिरोध ना होता और ये तीनों के बदले में अगर एक ही प्रतिरोध रहने देते इसके बदले में, तो वहाँ पे दोस्तों क्या दोस्तों हो जाते हैं, वहाँ पे V बराबर ये तीनों R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पे एक ही R रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से लिखते हैं, यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले, यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ही प्रतिरोध R हो तो दोस्तों देखते हैं जगह कम पड़ रही है, तो दोस्तों हम इधर देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह में हो जाएगा। तो
तो दोस्तों हम सबके पास जगह हो गई है। तो यह प्रतिरोध R हो तो मतलब तीनों प्रतिरोध के बदले में अगर हम एक ही प्रतिरोध R रख रहे हैं तो ओम के नियम से दोस्तों हम क्या जानते हैं, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से तो क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। दोस्तों यहाँ V बराबर, तो ओम के नियम से क्या सकते हो, V बराबर I इंटू R। दोस्तों इसका मान हम सब रख लेते हैं, इसका मान समीकरण, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6 मान लेते हैं ताकि मान रखने में आसान हो। तो इसका मान समीकरण 6 में रखने पर, इसका मान समीकरण 6 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 6 कितना है, तो यहाँ हम जानते हैं V बराबर I इंटू कितना दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके जगह पे V के जगह पे हम I इंटू R रख सकते हैं, I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं I और I कट रही है, तो यहाँ हो गया दोस्तों R बराबर, तो यहाँ हो गया दोस्तों क्या, R1 प्लस R2 प्लस दोस्तों क्या है R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि यह समतुल्य प्रतिरोध R जो है वह R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों क्या हो गया, प्रूव हो गए हैं, और यही हमको प्रूव करना था। तो यही यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हम सब प्राप्त कर लिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों यह व्यंजक प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देख लें, जरूर बना लें, दोहरा करके फिर बना लेंगे ताकि एग्जाम में जा करके यह क्वेश्चन छूटे नहीं। तो दोस्तों इतना समझने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उससे भी अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलें। तो जय हिंद दोस्तों, अब अगले वीडियो हम सब मिलते हैं।